ओके, तो गुड इवनिंग सबको। 7 बज चुका है। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम लोग सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 का सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। साउंड इलाम। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। इतने लोग मैसेज कर चुके हैं अभी तक। देखो, पर्यावरण अध्ययन है, प्रैक्टिस पे आएगा और आपको बस कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बिना पढ़े हो जाएगा। केवल प्रैक्टिस पे नहीं, पहले पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो, ठीक। चलो, 6 लोग आ गए हैं। अंकित, अजीत, जो भी हैं। देखो यार, नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे कि पेपर अच्छे से हो, टाइम पे जल्दी हो जाए। टाइम बचाना जरूरी, इस टाइम जरूरी है ना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 61 नंबर। आप लोग के पास टाइम है, फटाफट आंसर देना, फटाफट आंसर। क्वेश्चन देखो, आंसर दो, ठीक है। तो आंसर आ भी गया है गुंजन गुप्ता का, 61 का सी। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? बताओ। बिहार और जम्मू, पेपर में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखो क्या होगा, यहाँ पे हम भारत बनाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बिहार है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें सबसे ऊपर है। अगर हम बात करें, ये हमारा भारत बन गया। अगर गोवा की बात करें तो यहाँ पे है। देखो ये क्या होता है, पूरब। ये होता है पश्चिम। ऊपर की बात करें तो उत्तर होता है, नीचे की बात करें तो क्या होता है, दक्षिण। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर ऊपर है तो हम किधर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं। पश्चिम एंड उत्तर, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गोवा की बात करें तो दक्षिण आएंगे हम लोग, है ना। नीचे आएंगे फिर पश्चिम भी जाएंगे, तो दक्षिण पश्चिम। सिंपल है ना। 61 का 3 बिल्कुल सही है यार। गुड इवनिंग निशा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंजलि वर्मा। चलो 62 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण कब होगा सबसे कम? देखो, अगर गर्मी ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होगा। अगर एक बाल्टी में पानी भरे रखो तो क्या वो दिन भर में सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। अगर उसी बाल्टी भर पानी को पूरी छत पे फैला दो तो क्या हो जाएगा, 2 घंटे के 1 घंटे के अंदर सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है वहां पे, ठीक है। तो हमको सबसे धीमी चाहिए, तो सतह का जो क्षेत्र है वो घट जाए और तापमान बढ़ जाए, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? थर्ड वाला। सिंपल चीज। देखो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ यार भाई। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो, 63। देखो, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाना चाहिए। जिसका भी देखो 62 का BR बिल्कुल गलत दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 63 की बात करेंगे यहाँ पे। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो स्थान, दूरी और दिशा की बात हम कब कहाँ पे करते हैं? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल। तो देखो यहाँ पे दिशात्मक तो केवल दिशा की बात करता है, दूरी की बात नहीं करेगा। चित्रण में क्या होता है, यहाँ पे जो चित्रण इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखोगे ना, तो क्या लिखा है पता है? मैपिंग, ठीक है। और मैप में ये सब चीजें आती हैं। दिशा की बात करता है, दूरी की बात करता है, स्थान की बात करता है, ठीक। स्थिति कौशल, स्थिति मतलब पोजीशन की बात कर रहा है, ऊपर नीचे, हाँ दूर, तो वो दिशा की बात नहीं करेगा। ग्राफिक कौशल यहाँ पे बाकी अदर चीजें हैं, ठीक है, सब मिला के। 62 फिर से बता दीजिए, ठीक है, अभी बता देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पे मैपिंग हो जाएगा, चित्रण कौशल, ठीक है। समझ पा रहे हो चीज? एक बार 62 की बात कर रहे थे। देखो, वाष्पीकरण क्या है कि सबसे कम कब होगा? सबसे कम तब होगा जब उसका सतह का क्षेत्र कम होगा। सिंपल सी बात है ना। और टेम्परेचर बढ़ेगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है मुझसे, सॉरी। देखो, की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिन बच्चों का डी ऑप्शन, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों में कमी, भाई तभी तो होगा। देखो यहाँ पे मेरी गलती हो गई है, मैंने जल्दबाजी में कर दिया, ठीक है। कूल डाउन, आराम से करेंगे ना हम लोग। 62 का जिसने डी दिया था वो उसका सही था, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये चीज़ अच्छी है यार। यार आप लोग आंसर देते हो, गलती पता चल जाती है, ठीक। 64 पे आएंगे। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र में रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? कहने का चाह रहा है कि जो हमारा EVS का सेक्शन है, उस चीज को प्राथमिक कक्षाओं में एक साथ पढ़ाया जाए। मतलब अलग से सब्जेक्ट ना हो, लेकिन एकीकृत रूप में, है ना। एकीकृत रूप से मतलब ये है कि अदर सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि मैथ में हो तो भी EVS पढ़ रहे हैं, हिंदी है तो भी EVS पढ़ रहे हैं, साथ ही में एक चीज अलग सब्जेक्ट ना हो। तो ये किसने किया था बताओ भाई, किसने किया था बताओ भाई यार, जल्दी बताओ जल्दी। कई बार पेपर में आया ये क्वेश्चन। एकीकृत रूप में EVS पढ़ाने का जो
क्या नाम है इसकी सिफारिश जो करी थी, NCF 75 ने करी थी 1975 में। बिल्कुल, है ना। चलो 9 लोग आ गए यार, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 65 की बात करेंगे। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? स्थानांतरित खेती मतलब आज यहाँ पे जंगल काटे, बनाया खेत, बनाया खेती करी, बंजर हो गई, दूसरी जगह चले गए। तो ये सब कहाँ होता है यार? ये सब होता है हमारा जो असम का एरिया है, ठीक है। ये भारत हमारा हो गया उत्तर पूर्वी राज्य, क्योंकि ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया, तो उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, इन सब में होता है, ठीक है। मिजोरम, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो एरिया है 7 सिस्टर्स से बोलते हैं, 7 प्रदेश है वहां पे ना, 7 सिस्टर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहला वाला डी आएगा। बिल्कुल सोनू कह रहे हैं डी आएगा भाई, बिल्कुल डी आएगा, ठीक है। अजीत, सोनू, गुंजन गुप्ता, चलो ठीक है। तो ये उत्तर पूर्वी हो गया। 66 की बात करेंगे हम लोग, ठीक। 66, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, बहुत जगह पे गलत दिया है, इसका आंसर है देखो, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सही होगा पहले उसको पता कर लो यार। बांध जो होते हैं टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। देखो हम छोटे बच्चे थे तब पढ़ा करते थे कि जो हमारे बांध बने होते तो वहां पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं लागू करी जाती हैं, वो सब चीजें अच्छी है। पहले ऑप्शन पढ़ो, यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता है, तो ये चीज बिल्कुल सही है, नहीं करता है भाई। हमसे पूछा है गलत वाला, ठीक है। जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़े अमाउंट में पानी जो है एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें दिक्कत कर जाती हैं, क्योंकि बड़े अमाउंट में वेट जब बढ़ जाता है तो भूस्खलन या फिर भूकंप जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे सही है। बांध जो है स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, बिल्कुल। अगर बांध बनाएंगे तो लाखों, मतलब कह सकते हैं कि हजारों गाँव को अपने एरिया से हटना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी सही है। हमसे क्या पूछा है कि कौन सा नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा ये सही नहीं है, ध्यान दें इसको, ठीक है। क्यों नहीं सही, समझो पहले। इसका रीजन ये है कि ये टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होता है कि अगर आप आज कुछ कर रहे हैं तो आगे किसी भी कंडीशन में हमको फायदा ही हो, नुकसान ना हो, आने वाली पीढ़ी के लिए फायदा हो, सब चीजें। तो ये चीज जल विद्युत जो नदी पे बांध बनते हैं उनसे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके नुकसान है बहुत से, ध्यान दीजिएगा। आ रहा है समझ में? ईवीएस इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं कराते हैं बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तो खैर मैं नहीं करा रहा हूँ, हिंदी में। अगर आप हिंदी तो समझते होंगे यार आप लोग, है ना। देखो 67, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैस सबको पता है यार, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और जलवाष्प भी है। लोग कहते हैं जलवाष्प कहाँ से हो जाएगी, नहीं, जलवाष्प भी है, ग्रीन हाउस गैस ये है, तीनों आते हैं। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी वाला। देखो आप लोग अपने अपने आंसर कंफर्म कर लो कि कौन सा सही है, ठीक है। अगर आपका आंसर तुरंत आएगा तो मैं इसका पढ़ पाऊंगा, वरना मैं इतना वेट नहीं कर सकता कि भाई आपका आंसर मैं देखूं। क्यों? क्योंकि भाई टाइम नहीं हम लोग के पास है, क्योंकि पेपर 31 को है भाई। 68 की बात करो भाई। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं है? भारत का ठंडा रेगिस्तान है कहाँ पे, पहले तो बात करें। अगर हम थार मरुस्थल की बात करें जो राजस्थान में है, वो हमारा शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। शुष्क यानी कि सूखा भी, सूखा तो मरुस्थल सूखे ही होते हैं, ऑब्वियस बात है। लेकिन वहां पे क्या है, गर्म है, ठीक है, गर्म है। यहाँ पे ठंडे रेगिस्तान की बात करी गई है। ठंडा रेगिस्तान कहाँ पे है? हमारा भारत का नक्शा देखो फटाफट। ठंडा कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर, यानी कि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो हमारा ठंडे रेगिस्तान में आता है। वहां बारिश नहीं होती लेकिन ठंडक बहुत होती है। क्यों वहां पे बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके आगे ना, यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा सा ऊंचा हिमालय खड़ा हुआ है, और यहाँ से मानसून जाता है और मानसून क्या करता है, उसके उधर नहीं पहुंच पाता, यानी कि वृष्टि छाया में आ जाता है भाई, समझ रहे हो ना, वृष्टि छाया में आ जाता है। तो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए वहां पे बारिश नहीं होती है। समझ पा रहे हो चीज? बिल्कुल 68 का बी आंसर है, बिल्कुल फटाफट आंसर आ रहा है। प्रियंका जी का आ गया आंसर है, गुंजन का आंसर आ गया, बहुत सही, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे ना इसका टेस्ट मैं दूं, तो अभी पेपर के बाद इसका टेस्ट आप लोग को मिल जाएगा ग्रुप पे ही, ठीक है। और अगर आज ना वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक कर दो, लोगों को शेयर कर दो, जैसे कि और लोग भी ऐड हो जाएं। 69 की बात करो। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन? देखो क्लोरीन नहीं है, क्योंकि उसको
कभी भी कुछ क्लोरीन से नुकसान नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं है। आंसर दो भाई, आंसर दो जल्दी फटाफट। इन दो में से कोई सही होगा, कौन सा सही है बता दो। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ये जो होती है पानी के साथ मिलती है, H2O के साथ मिलने के बाद सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड क्या, H2SO3, H2SO3। वैसे क्या होता है सल्फ्यूरिक का बात करें तो क्या होता है, H2SO4 होता है, यहाँ पे बनता है सल्फ्यूरस एसिड। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी की वजह से ताजमहल का जो पत्थर है वो क्षय होता रहता है। ठीक, अगर सल्फर की बात करें तो ये जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता, पानी पे डालोगे तो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो सल्फर से उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उससे नुकसान हो रहा है। आ रहे समझ में। 69 का बी। देखो रीजन मैं बता दे रहा हूँ यार, जहाँ पे जो चीज़ पता है मुझे वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। गोलकुंडा जो काकतीय राजवंश है, थर्ड ऑप्शन काकतीय राजवंश, इसने बनवाया था। ये लगभग लगभग 1300 ईस्वी में, जो इस टाइम तेलंगाना का जो हैदराबाद के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे एक गोलकुंडा का किला था, जो अभी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है अभी भी। लेकिन उस टाइम वहाँ जो बहुत ही फेमस था, क्योंकि वहाँ पे जो गोल्ड माइन थी और जो रत्नों के लिए फेमस था, ट्रेड वहाँ पे बहुत, ट्रेड सेंटर था एक तरीके से, पूरा गोल्ड और जो हमारे रत्न होते हैं उनका। ठीक है, 1300 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो काकतीय राजवंशों ने बनवाया था। सिंपल। 70 का सी बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत से लोग इनको सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, 71। देखो, अच्छा क्वेश्चन है यार। ईवीएस का जो ये वाला पेपर है ना, इसमें ईवीएस तो बहुत ही कम आई है, साइंस पूछ ली बहुत जगह पे। देखो, क्योंकि यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि 15 ग्राम पर ml घनत्व, जो डी है घनत्व, डेंसिटीज को बोलते हैं, तो कितना दिया है, 15 ग्राम पर ml, यानी कि जो water यानी कि जो वॉल्यूम है ml है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका द्रव्यमान होगा। तो मास की अगर बात करें, द्रव्यमान बराबर होता है m बराबर dv, m बराबर घन और गुणनफल, यानी और मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बात। सॉरी, यहाँ पे आप लोग शायद, मैं इसको यहाँ कर, ठीक है, इसको करता हूँ। क्या यहाँ पे 15 × 3, 15, 45। ठीक है, तो यहाँ 45 ग्राम वाला जो ऑप्शन होगा ये बाहर आया है, द्रव्यमान। सॉरी, क्या होता है फॉर्मूला भाई, द्रव्यमान घनत्व और आयतन का मल्टीप्लिकेशन। सिंपल, आपको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कुछ सही से दिख नहीं रहा यार, हमें लग रहा है कुछ इशू आ रहा है क्या। ठीक है, देखो जो 72 है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो। द्रव्यमान, द्रव्यमान को आप चाहे जहां तोलो, पृथ्वी पे तोलो, चंद्रमा पे जाओ, ऊपर नीचे कहीं भी तोलो, उसमें कोई भी दिशा नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमान, तो ये हमारी अदिश राशि है। सिंपल, दिशा नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो अपनी ओर जो है सेंटर की ओर एक डायरेक्शन हो गई ना यहाँ पे। की बात करें तो क्या होता है, वी, वी क्या वेग है। अगर वेग हमारी सदिश राशि होती है, वेग जो होती है हमारी सदिश राशि होती है, इसलिए संवेग भी हमारा सदिश राशि हो जाएगा। भार क्या है, उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ भार का बराबर है m इंटू जी। तो यहाँ पे तो जी में जब डायरेक्शन है तो भार में भी डायरेक्शन होगी। ध्यान रखना, भार एक सदिश राशि है भैया, ध्यान रखो यार इस चीज को। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया है, अब हम लोग केवल क्वेश्चन के देखेंगे हम लोग। ठीक, देखो 73 नंबर क्वेश्चन देखो।
एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। अगर प्रकाश किरण गुजर नहीं रही है तो क्या मतलब इसका है? इसका मतलब ये है कि वो अपारदर्शी है। अगर पार ना हो तो अपारदर्शी, सिंपल बात यार, खत्म बात। पारदर्शी मतलब पार हो जाए, पार पारभाषी, सॉरी यहाँ पे पारभाषी मतलब आभास हो, हल्का हल्का निकले, दिखे कि हाँ कोई वस्तु है, कोई प्रकाश किरण है वहां पे, तो भाषी आभास हो जिसका, ठीक है। पारदर्शी का मतलब आर पार हो जाए, उत्तल का मतलब यहाँ पे उत्तल से कोई प्रकाश किरण, तो उसमें तो आर पार हो जाता है उत्तल, अगर लेंस है तो, ठीक है। सेवेंटी फोर क्वेश्चन देखो यार, आवाज क्लियर नहीं हो रही है सर। देखो अब आवाज क्लियर हो जाएगी यार, थोड़ा सा इस टाइम नेट का भी इशू है, काफी दिक्कतें हो जाती हैं यार। और फर्स्ट क्लास है तो आप लोग सोच रहे हो कि क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। देखो, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? ये क्वेश्चन देखा बहुत अच्छा है। देखो, अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान कितना है? 10 kg। भार क्या होता है? भार बराबर मैंने अभी बताया था m/g। तो द्रव्यमान एक ऐसी चीज है कि यार कहीं भी हो, द्रव्यमान एक ऐसी चीज है कि चाहे पृथ्वी पे नापो, चाहे चंद्रमा पे लेके जाओ, चाहे पृथ्वी के अंदर घुस जाओ, कहीं भी जाओ यार, द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें भार की, भार डिपेंड करता है जी पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। तो पृथ्वी की तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 होता है। तो हम अगर 10 रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना जाएगा? 98 kg। इतना आएगा भार हमारा, ये जाएगा भार 98 kg, जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। सीटेट ने इसका सबको आंसर दिया था, तो नंबर जो है सबको फ्री में बांट दिया था। क्यों बांट दिया था? क्योंकि भाई उनकी गलती है, ठीक। तो यहाँ पे जो 98 होना चाहिए, यहाँ पे 98 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका नंबर सबको मिला था, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो 75 क्वेश्चन नंबर देखो, एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। विघटन मतलब वो किस प्रकार से, किस रेट से वो क्षय हो रही है, विघटित हो रही है। अगर इस चीज को हम विलेय का मतलब, अगर हम ये मान ले कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो जो घुल जाती हो, अगर मैं चीनी की बात कर लूँ, नमक की बात कर लूँ, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर उसको पानी में घोलो तो किस पर डिपेंड करेगा? दाब पे डिपेंड करेगा? नहीं। तापमान पे करेगा? नहीं। भार पे बार ये भी नहीं करेगा, सतह क्षेत्र पर करेगा। क्यों? कि अगर मान लो आपके पास नमक का इतना बड़ा ढेला है, इतना बड़ा नमक का ढेला, उसको पानी में डालो, क्या वो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, बहुत टाइम लेगा। लेकिन अगर इसको हम अभी पीस दें, छोटा छोटा कर दें, बिल्कुल महीन कर दें, पाउडर वाला, तो ये कितनी देर में हो जाएगा? शायद 2 से 3 लगेगा, या 10 सेकंड लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन इस ढेले को वो करने में, विघटित करने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका छोटा छोटा करने पे क्या होता है? सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। सतह क्षेत्र बढ़ जाता है मतलब सतह क्षेत्र पर यह डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है। समझ आ रहा है? देखो 74 का गुंजन गुप्ता कैसे आंसर दे दिया आपने? गलत है, पूरी तरह से गलत है भाई। 74 का आंसर ही नहीं है कोई, 74 गलत है, ठीक है। अब थोड़ी सी पेडागोजी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पेडागोजी देखो भाई, देखो 76 क्वेश्चन नंबर देखो क्या है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? देखो यार, इसको मैंने अभी एनसीईआरटी की जो थर्ड क्लास है ना, एनसीईआरटी की ईवीएस की थर्ड क्लास, इसका मैंने वीडियो अपने चैनल पर बनाया है। पूरी एनसीईआरटी एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। ये क्वेश्चन ना, ये सेंटेंस पूरा टू वर्ड वहां पे लिखा हुआ है कि बच्चों को अगर पेड़ों के प्रति पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाना है तो क्या करना होगा? बच्चे को एक पौधा दे दो यार, उससे कहो कि बेटा जाओ इसमें खाद डालो, पानी डालो, देख रेख करो इसकी, यानी कि पोषण करने में मदद करना, ठीक है। तो यही चीज़ है बच्चे को अपनाने के लिए, क्योंकि वहाँ बच्चा खुद रिएक्ट कर रहा है। बच्चे जो पेड़ के साथ उसकी खुद की क्रिया होगी, वो देखेगा कैसे कैसे क्या पेड़ के साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है। समूह चर्चा भी ठीक है, पोस्टर बनाना भी ठीक है, बहस करना भी इन सब चीज़ों पर ठीक है, लेकिन बहस से इंपॉर्टेंट है बच्चा वो खुद उस पर काम करे यार, पेड़ पे। समूह चर्चा करने से अच्छा है वो खुद पेड़ को अपना ले, ठीक है। समझ पा रहे हो ये चीज़? ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, सिंपल। 77 की बात करते हैं। अभय कोई है तो उसने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग बीमार थे, पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो जो अभय है अपने बच्चों को कह रहा है कि अपने आसपास जाओ, देखो जाके क्योंकि लोग बीमार हैं और पता करो
कि क्या कुछ चल रहा है उनके आसपास में, ठीक है, पता करने के लिए बोला, यानी कि सर्वेक्षण करने के लिए बोला। सर्वेक्षण में क्या होता है, आते हैं, माँ बाप का नाम नोट करते हैं, एज उम्र नोट करते हैं, और पीड़ित हैं, किस बीमारी से पीड़ित हैं, ये बच्चे नोट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रासंगिक कौन सी चीज़ नहीं है, तो कुछ चीज़ें प्रासंगिक होंगी, हम उनकी बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो, इसने समुदाय से बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। तो भाई बिल्कुल यार, अवसर तो मिल रहा है बच्चों को, ठीक है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। बच्चे बाहर जा रहे हैं, सीखने में मदद मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे कई प्रकार के लोग मिलेंगे, चीज़ें वहाँ पे उसको देखने को मिलेंगे, ठीक है, चर्चा करेगा एक तरीके से। तो ये चीज़ भी हो गई, ये चीज़ भी सही है। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने के सक्षम बनाया, क्योंकि बच्चे हो सकता है ग्रुप में जा रहे होंगे और डेटा हैंडलिंग, बहुत से डेटा, सबके नाम नोट कर रहे हैं वहाँ पे बच्चे, तो क्या है, वो डेटा हैंडलिंग समझ रहे हैं। डेटा हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि एक बड़े से, एक आपके पास एक डेटा है, मतलब नाम है, बहुत लोगों की लिस्ट है, पूरी एक टेबल है, सारणी है, तो वो डेटा हैंडलिंग भी बच्चे समझ रहे हैं। समझ क्या नहीं पा रहे हैं यार, हमसे क्या पूछा, कौन सा नहीं, प्रासंगिक नहीं, तो ये चीज़ प्रासंगिक नहीं है, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। इससे समुदाय को उन बातों को समझने में मदद मिलती है जिनसे वे पीड़ित हैं। क्या वो बच्चे उन लोगों को जाके कुछ समझा रहे हैं कि आपका, अगर आप इस चीज़ से बीमार हैं तो आपको ये दवाई यूज़ करनी चाहिए, आपको ये प्रिकॉशन करने चाहिए, क्या वो बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं बच्चे। तो जो समुदाय को कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही, यही चीज़ है यहाँ पे। समझ पाया एक चीज़ यार, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा ना, तो मेरी वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो है, वहाँ पे देखो, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यार उससे भी इंपॉर्टेंट, लंबा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा प्यार से, थोड़ा ध्यान से समझना है यार, ठीक है। जाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग गए। कुछ लोग चले गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के आंसर आ रहे हैं यार, नाम भी एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है। अजीत हैं, अंजलि हैं, प्रियंका मिश्रा हैं, विकास दुबे हैं, शिवी श्रीवास्तव हैं, गुंजन गुप्ता, अजीत, सोनू गुप्ता, गुंजन, प्रियंका मिश्रा, विकास दुबे। चलिए ठीक है, सभी का आंसर लगभग लगभग ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहे, क्वेश्चन क्या है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उनसे कभी आपात स्थिति का सामना किया था, कि बच्चे कभी भी आपात स्थिति में पड़े थे, उनसे उनका अनुभव पूछा गया, ठीक है। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने बच्चों ने सुनाई। उन्होंने प्रश्न भी पूछे, मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा करी, ठीक है। कुल मिला के चर्चा करी उन्होंने। आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों की चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया, ठीक। तो प्रिया द्वारा अपनाया गया उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, तो वो जो ये सब करने में जो दृष्टिकोण अपनाया, ये कौन सा दृष्टिकोण है, ये पूछा जा रहा है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की अगर बात करें हम, तो ठीक है संज्ञानात्मक, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें ऐसे, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण ऐसा बोलता है कि बच्चे को खुद काम पे लगाओ, ठीक है, खुद बच्चे को खुद काम पे लगाओ, चर्चा करो, फलान ढिमाक का, बहुत सी चीजें करने के लिए बोलता है। क्यों, क्योंकि बच्चा खुद काम करे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है। अनुभवात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टिकोण भी है क्योंकि बच्चे अपना अनुभव शेयर कर पा रहे हैं, इसलिए। अगर हम बात करें अन्वेषण दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, देखो दृष्टिकोण तो यहाँ पे सभी किए गए हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है कि सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है। तो सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण वो होता है जिसमें बच्चे खुद अन्वेषण करें, यानी कि खोज करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो खोज वाला दृष्टिकोण है, ये सबसे बेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला सही है। देखो यार, रीजन पता होना जरूरी है। देखो यहाँ पे सब सही है यार, मैं तो कह रहा हूँ सब सही है, बताओ क्या कर लोगे, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, अन्वेषण वाला, ठीक है, इसलिए ये चीज़ सही है। देखो अगर आप लोग को मेरी बात अगर समझ आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी पेपर में। अगर आप इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर को जब करें तब ऐसे करेंगे, तो बिल्कुल हेल्प मिलेगी, मैं 100% कह सकता हूँ, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है। जो समुदाय होता है हमारा, आसपास में हम रहते हैं यार, वो महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्यों है, यह सस्ता और सुलभ है। देखो कभी भी सीटेट में सस्ता और महंगे की बात नहीं करना, सस्ता ना ही सस्ते की बात करनी, ना ही महंगे की बात करनी। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, उनके पास समय है, तो कोई ज़रूरी सही नहीं है कि यार सभी बुद्धिमान ही, बहुत लोग गुड़गोबर जैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, बुजुर्ग भी उनके पास टाइम है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है वो उनके पास फ्री बैठे हैं, वो लोग काम भी कर रहे हो सकते हैं। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। यार सिंपल सी चीज़ है, बच्चा अगर आसपास में, समाज में अपने आसपास जाता है, देखता है, वास्तविक चीज़ों को देखता है, तो क्या है, वास्तविक परिस्थिति से सीखने को मौका मिलता है, अवसर प्राप्त कर। सीटेट हमेशा अवसर की बात कर रहा है, जहाँ पे अवसर मिल रहा हो बच्चे को सीखने का, तो वो चीज़ मान के चलो, ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है, ठीक है।
तो कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना स्वीकार कर सकता है? तो नहीं। अगर हमसे कोई इंसान बोल दे कि ये चीज़ 100% सही है, आप अंधों की तरह मान लो, क्या मान लोगे आप? नहीं मानोगे यार, अपना दिमाग यूज करोगे ना। यहाँ पे बिना आलोचना के हम लोग यूज नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं करेंगे, हम आलोचना करेंगे कि हाँ हो सकता है सही हो सकता है गलत भी हो। तो ये चीज़ यहाँ पे कहने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल बात है। अब सर की बात करो आप लोग, आ रहा समझ में? देखो, विकास दुबे, सोनू जी, बहुत बढ़िया यार। देखो 10 क्वेश्चन बचे हैं, 11 क्वेश्चन इनको भी कर लेते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या मतलब है इसका? देखो ईवीएस जो सब्जेक्ट है इसको विद्यालय के बाहर जोड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम से बाहर जाना। देखो पाठ्यक्रम से बाहर जाने का मतलब जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस से बाहर चले जाएंगे क्या? सिलेबस से बाहर कभी नहीं जाएंगे, हम रहेंगे सिलेबस में ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे यहाँ पे पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बच्चे को जो है उतनी महत्ता नहीं दी जा रही है। जो विद्यालय में कराया जा रहा है उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो टीचर बनकर रहा है वो करा रहे हैं, विद्यालय जो कर रहा है वो करा रहे हैं, बच्चे की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ पूरी तरह से गलत है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है। ऊपर क्या लिखा है? पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। देखो ईवीएस हमेशा कहता है कि बच्चे को क्लास के बाहर लेके जाओ, किताबी ज्ञान की बात नहीं करना, कीड़ा नहीं बनाना है हमको। बच्चे को किताब से बाहर लेके जाना है, जो किताब में लिखा है उस चीज़ को रिलेट करके समझाना है, पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, ना कि हमारा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वैश्विक मुद्दों की बात करें, छोटे बच्चे हैं यार, उनको आसपास की चीज़ें समझाओ ना। वैश्विक चीज़ें अभी इतना ढंग से वो समझ ही नहीं पाएंगे, ये भी तो समझो पहले। ठीक है, तो 80 का बी आंसर है सभी। देखो यार आंसर बी आप लोग देख रहे हो, गलत है यार, पूरी तरह से गलत है। अगर कहीं ना आपको बी आंसर मिल रहा है ना तो पूरी तरह से किताब ही गलत है पूरी, हम तो कह रहे हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने जो देखो यार सीटेट से मैंने मिलाए हैं, अभी सीटेट की आंसर की जो फाइनल आंसर की उससे मैंने आंसर मिलाए हैं। कोई भी डाउट नहीं है इस पर, कोई भी डाउट नहीं है मुझे। ठीक है, 81 की बात करते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक वास्तविक परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो देखो, अगर माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं तो वो एकल परिवार है, बिल्कुल सीधी सी बात है। दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ में रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है, ये भी चीज़ सही है। तो पहला ऑप्शन की बात करें अगर, परिवार की यह परिभाषा गलत है? नहीं भाई गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो कहे, हाँ यहाँ पे तो गलत कह रहा है, तो ये सेंटेंस गलत होने का मतलब। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या क्या रमा ने बच्चों को कुछ उल्टा सीधा कहा, क्या डांटा, ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं कहा ना, तो ये असंवेदनशील नहीं है, वो संवेदनशील है। ठीक है, क्योंकि ऐसी कुछ बात ही नहीं करी उसने। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है समावेशी नहीं है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या किया उसने, सीधे सीधे उसने डेफिनेशन दे दी। क्या बोली? डेफिनेशन दे दी उसने। छोटे बच्चों को कभी डेफिनेशन आपको नहीं देनी है, सीधी सी बात ध्यान रखो। एग्जाम्पल दो कि आप बच्चे से पूछो कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपके दूसरे सभी बच्चों से पूछो ऐसे करके, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे कि हाँ परिवार क्या होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 ऑप्शन तुम्हारे को गलत बचा। कौन सा? ये वाला को हम सही मार सकते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ है कि बहुत क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि सीटेट ने इस चीज़ को ये ऑप्शन दिया क्यों, कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। समावेशी का मतलब अब क्या यहाँ पे लगाया जाए, ये चीज़ मुझे भी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे समावेशी से मतलब ये हो सकता है कि शायद शिक्षक जो शिक्षिका है वो हर बच्चे को इस तरीके से नहीं समझती, हर बच्चे के पास नहीं जाती है, अलग पूछती नहीं है, उससे चर्चा नहीं करती है, इसलिए इसको समावेशी नहीं बोला है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यही है वाला ही। ठीक है, 80 का सी। आज समझ में? गुंजन गुप्ता गए, प्रियंका जी ध्यान दो यार, सीवी गुप्ता ध्यान दो, सीवी श्रीवास्तव। 82 की बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, चित्र देखना या पढ़ना एक ही चीज होती है। ठीक है, चित्र देख के ही तो पढ़ोगे समझोगे ना, पढ़ना हो जाएगा वो। तो ये चीज है गतिविधि है। फील्ड पे जाना है, अपने खेतों में घूम रहे हैं बच्चे, आसपास सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, ये क्या है? गतिविधि है। सैमपट का प्रयोग करना, सैमपट में बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे फूल बना रहे हैं, पत्ती बना रहे हैं, या कोई और चीज़ बना रहे हैं, यातायात के रोड बना रहे हैं, वहाँ पे यातायात ट्रैफिक नियमों का जो भी लाइटिंग होती है सब बच्चे बोर्ड पे कर रहे हैं,
तो क्या है, वो भी गतिविधि में ही आएगा, सिंपल बात है। तो ये क्या है, तीनों ही गतिविधियां हैं, तो ये सब कुछ सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, 82 का हमारा डी आंसर सही होगा। देखो यार, चलो यार 11 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जब 5 लोग होंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे लोग हैं यार, देखें यार मेरी बात को सुने, क्योंकि आधी बात सुन के क्या होता है, सब गुड़ गोबर आता है एकदम से। ठीक है, तो अगर यार आप लोगों ने अभी ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी मार देना यार, क्या दिक्कत है ना। देखो आज तो थोड़ी सी लेट हो गई है, वरना हम दोपहर में क्लास करेंगे ऐसे, क्योंकि दोपहर में मेरे यहाँ नेट अच्छा चलता है, इस टाइम नेट की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, देखना बीच में बंद हो गया था। 83 की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत है, समावेशित है, विषयगत है, उपयुक्त सभी। एकीकृत का मतलब है कि यानी जो पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस है, हर सब्जेक्ट के साथ पढ़ाता है। गणित पढ़ रहे हैं फिर भी ईवीएस पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो भी ईवीएस है, सामाजिक शास्त्र चल रहा है ईवीएस चल रहा है ना। ये सब चीजें ईवीएस। एकीकृत का मतलब ये है, यहाँ पे ध्यान रखना। समावेशी का मतलब समावेशी से नॉर्मल समावेशी जो वर्ड होता है आप लोग सबको पता है। विषयगत का मतलब है एक तरीके से ऐसे कि हाँ सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ें, है ना, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में भी एक ऐसा सब्जेक्ट हो उसको हम अलग ढंग से समझें, पढ़ें कि यार हाँ पर्यावरण के प्रति हमें संवेदनशील होना है तो हमें अलग तरीके से टॉपिक को पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये विषयगत भी है, सब चीजें सही है यहाँ पे, गलत तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें, तो ये भी उपयुक्त सही होगा। ठीक है, इनका मतलब समझो यार, हम तो कह रहे हैं कि जिस इंसान को हिंदी अच्छी आती होगी, हर वर्ड का मीनिंग पता होगा अच्छे से डीप में, तो वो ईवीएस अपना जो सॉरी वो पेडागोजी बड़े आराम से कर लेगा। ठीक है, तो भाई जब भी पढ़ो ना, पढ़ने का तरीका यही है कि हर ऑप्शन को पढ़ो, हर ऑप्शन को कारण समझो भाई, का कारण समझना है कि ये गलत क्यों है भाई। अगर मैंने इसको गलत किया तो गलत क्यों है, इसका रीजन मुझे पता होना चाहिए ना, तो रीजन ढूंढना ना, सब हलवा हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा ही किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और यही चीज सही है। 84 की बात करते हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। तो 3rd क्लास में है सपेरों पे एक अध्याय। ठीक है, तो बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है। ठीक है भाई, ये अवैध कार्य तो है क्योंकि सपेरे जो है तो सांप को पकड़ते हैं, उनके दांत तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं उनके साथ, तो ये अवैध कार्य है। पहली बात तो ये समझा सकते हैं सपेरों के लिए, क्योंकि इन दिनों अक्सर बच्चे उन्हें नहीं देखते हैं, तो इसका क्या मतलब है, सपेरे सांप पकड़ पकड़ के बच्चों को दिखाएं आके, ये सपेरों को देखे बच्चे नहीं, ये चीज नहीं है यहाँ पे। ये कोई संवेदनशील बनाने का रीजन थोड़ा ना हो सकता है ना। ये संवेदनशील बनाने का मतलब ये है कि देखो 3rd ऑप्शन कि सपेरे जो हैं सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है, देखो सपेरे हैं, उनका काम ही सांपों के साथ काम करना, लेकिन सांपों को नुकसान तो हो रहा है भाई, तो सीधी सी बात है कि सपेरों के लिए कोई एक ऐसी आजीविका होनी चाहिए कि जिससे कि वो अपना जो काम बदल सकें। ठीक है, सपेरे जो सांपों को पकड़ने के अलावा दूसरा काम वो कर सकें। ठीक है, तो यही चीज है, यही चीज हमें अच्छी दिख रही है यहाँ पे। ठीक, कि पशुपालन अच्छा आजीविका का अच्छा स्रोत है, ये स्रोत है, आजीविका का स्रोत होते हैं पशुपालन, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से नहीं। ठीक है, शाम को क्लास करिए सर। ठीक है, 83 का डी। अभी क्या जिनका लेट आंसर आ रहा है वो लोग लेट देख रहे हैं शायद, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, समझ आ गया भाई, नहीं आया। 85 क्वेश्चन नंबर देखो, देखो मुझे टाइम लेना पसंद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ा दो उल्टा सीधा, टाइम लेना मुझे पता, मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कमेंट में फोकस नहीं करता बट मैं। ठीक है, 85 की बात करते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। मिड डे मील अगर करा रहे हैं कक्षा में तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, क्या सबसे प्रासंगिक हो सकता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है यार। कक्षा में बच्चा कुछ भी करे, खेले कूदे, लड़ाई झगड़ा करे, हम तो कह रहे हैं, फिर भी वो भी क्या है, वो अधिगम में ही आया जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, अधिगम में आएगा, सिंपल ध्यान रखो हमेशा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। मैंने क्या कहा यार, अवसर। विद्यालय में बच्चा कुछ भी करे वो अवसर है, एक सीखने का एक अवसर है, मौका है भाई, मौका वाली बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज सही हमारी होगी। देखो 3rd ऑप्शन में देख लेते हैं। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो ये चीज ठीक है, थोड़ी बहुत से बच्चे होते हैं खाली पेट आते हैं, लेकिन ये प्रासंगिक नहीं है उतना जितना सेकंड वाला है। प्रासंगिक इसलिए नहीं क्योंकि हर बच्चा भूखा थोड़ा ना आता है यार,
हर बच्चा भूखा नहीं आता। यहाँ जहाँ पे हर बच्चे की बात करें ना, वही चीज़ सही करनी है हमें, बात करनी है अवसर की हमें, ठीक। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। भाई नहीं यार, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी, खेल कूद रहे हैं फिर भी पढ़ रहे हैं, तो बर्बाद कहाँ से हो गया? ठीक है, तो 85 का हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला, बिल्कुल सही है यार। किसका इसके अंदर बी आया देखो, गुंजन, अजीत, प्रियंका मिश्रा, सोनू, बिल्कुल सही है सबका, अच्छा सही आंसर। 86 की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, बोझ के बिना सीखना मतलब, देखो यहाँ पे बोझ की बात अगर करें तो यहाँ पे बैग के बोझ की बात नहीं आ पाए। जो पहला ऑप्शन देखो, स्कूल बैग का वजन कम करना, इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ऐसा बोझ जो मानसिक बोझ होता है, जो हमें दिखता नहीं है। जैसे कि इतना असाइनमेंट बच्चे को दिया जा रहा है, ये करके लाओ, वो करके लाओ, ये कोचिंग कर लो, ये फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या क्या कुछ भी। तो ये सब चीज़ें बच्चा मतलब पढ़े तो ज़रूर, पढ़े उतना ही, ऐसा नहीं कि हमको किताबें कम कर देनी। जैसे यहाँ पे कह रहा है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम, अध्याय हमें कम नहीं करने हैं, अध्याय उतने पढ़ाने हैं, लेकिन बच्चे का बोझ कम हो जाए। तो यहाँ पे अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। छोटा बच्चा क्या होता है, अबोध होता है, उतनी नॉलेज उसको नहीं होती चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके भार को कम करने की आवश्यकता है। कौन सा भार? मानसिक भार, ठीक है। तो ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। भाई पाठ्यक्रम को आधा नहीं करेंगे हम, सीधी सी बात, ना किताबें कम करनी है ना हमें पाठ्यक्रम आधा करना है। पढ़ाना उतना ही है, बट तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 87 देखो क्या है, देखो आ रहा, समझ नहीं आ रहा? देखो समझ आ रहा है ना, एक बार बोल दो भाई कि समझ आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, इतना बोल दो। कि अगर दोस्त बोलते तो दोस्त कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों से साथ ही हूँ, कोई मैं टीचर नहीं हूँ। बस एक तरीके से हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक। 87 की बात करते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या अर्थ है? समूह का मतलब है ग्रुप, 10 बच्चे आके एक साथ पढ़ रहे हैं, तो क्या है इसका उद्देश्य? क्या होता है कि लड़कियां और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं? नहीं भाई यार, अलग अलग सीखने का क्या मतलब है? जेंडर विषमता की हमने बात कर दी, जेंडर विषमता की वो बात ही नहीं करनी। फटाफट जहां पे लड़की और लड़कियों को अलग करने की बात कर रहे, काट दो, उस ऑप्शन को खत्म कर दो पूरी तरह से, ठीक। पहला ऑप्शन गलत। कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, यार क्या बोल रहा है यहाँ पे भी अलग कर रहा है क्या? जहाँ पे अलग वर्ड दिख जाए वो सेंटेंस ही पूरा गलत हो जाता है, क्योंकि कम और उच्च प्रदर्शन वाले बच्चों को आपने अलग कर दी, दीवार खड़ी कर दी, तो क्या है, समावेशी कक्षा आपकी हो पाएगी क्या? कक्षा ही आपकी समावेशी नहीं है, तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, सहयोग के रूप में लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। यार क्या दिख रहा है आपको? सब अच्छे अच्छे वर्ड दिख रहे हैं। सहयोग के मूल्यों को लागू करना, कि भाई एक दूसरे की हेल्प करें, बच्चे एक दूसरे के साथ सीखो, ये चीज कहने का मतलब है। प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप भाग लेना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। सहयोग, सक्रिय, सीखने में सक्षम बनाना, है ना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, सिंपल बात है, देख के पता चल जाता है यार। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली ना आप लोगों ने, तो आंसर देख के बस ध्यान दो या ना दो, पता चल जाता है। छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। वर्कलोड करना तो ठीक है, हमने लोड की बात कर रहे थे ना अभी, कम कर सकते हो, लेकिन आसानी से प्रतिबंधित करना, प्रतिबंधित करना क्या मतलब है? प्रोहिबिटेड, मना करना। मना नहीं करना यार, आसानी से प्रतिबंधित करना नहीं, मना करने की बात ही नहीं करनी हमें, गलत चीज़ है बिल्कुल। प्रतिबंधित करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, और थर्ड वाला, और मैंने गंदा कर दिया लगता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, कौन सहयोग के रूप में मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए, मैंने बता दिया यार, समझ आ गया होगा ना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। नाइस क्लास सर जी, सोनू कुमार कह रहे हैं, बढ़िया बात है, नाइस तो है ही है, मुझे पता है, बस मैं आप लोग का पूछना चाहता हूँ यार, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। बाला, बाला, बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का मतलब है BALA वाला, गाना नहीं, बाला बाला वाला नहीं। तो ये बाला जो बात हो रही है, बिल्डिंग, बी का मतलब है BUILDING, बिल्डिंग एज लर्निंग, LEAR, लर्निंग एड, AID, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। यहाँ पे बिल्डिंग की बात जो है, जो हमारा भवन है, भवन, यहाँ पे ये वाला बिल्डिंग भवन हमारा होता है। जो हमारी स्कूल में जो भवन होता है वो क्या है? एक सहायक सामग्री हो हमारी, अधिगम सामग्री, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, कई बार पेपर में आया है इसको, तो यार ध्यान देना, इसको कर लेना, समझ लेना। बहुत ही अच्छे से समझाते हैं आप, प्रियंका मिश्रा जी कह रही है, बहुत थैंक यू यार, थैंक यू। 80, 80 की बाट करते हैं। वैकल्पिक ढांचे की बात देखो, और सिंपल मैंने क्या कहा था, जिसको हिंदी आती है वो कर लेगा। वैकल्पिक का क्या मतलब होता है? विकल्प की बात करें, जो एक मेन मुद्दे से हटके अलग तरीके से बात करें। अगर कोई सब इंसान ऐसे जा रहे हैं ना, थोड़ा सा हटके बात कर लो, यही वैकल्प है, यही वैकल्पिक की बात, वही वैकल्पिक ढांचे की बात कर रहा है।
अब देखो ऑप्शन पढ़ लो, यहाँ पे कोई यार हम ईवीएस नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ लो आप, ईवीएस नहीं है एक तरीके से, ये सिंपल हिंदी है, हम तो ये कह रहे हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तकीय स्पष्टीकरण। यार पाठ्यपुस्तकीय स्पष्टीकरण मतलब ये हम सीधे चल रहे हैं, केवल किताब के भरोसे चल रहे हैं, तो ये चीज़ गलत हो गई। ठीक है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। मैंने क्या कहा, अलग की बात करें, थोड़ा सा सीधे कि ये औपचारिक है, वो क्या चल रहे हैं, मतलब औपचारिक चल रहे हैं हम लोग, क्या है, औपचारिक चल रहे हैं। लेकिन औपचारिक स्पष्टीकरण से यहाँ पे क्या कर रहा है, अलग की बात कर रहा है, यहाँ पे अलग है, तो वही हमारा वैकल्पिक है। सिंपल आया समझ में, तो यही ऑप्शन है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो कौन सी बात करते हैं, औपचारिक होते हैं सब, ठीक है, ऑफिशियल होते हैं एक तरीके से कह सकते हो आप। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों के द्वारा अर्जित कह सकते हैं। यार जो ये वर्ड है ना, दृढ़ता, दृढ़ता मतलब कठोर रूप से, मतलब जबरदस्ती तरीके से नहीं, दृढ़ता से हमें नहीं अर्जित करवाना है, लेकिन दृढ़ता से नहीं। ठीक है, ये समझ पा रहे हो आप लोग क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो 89 का हो गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। 90 नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या है, लास्ट वाला। ठीक है, महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, या रूढ़िबद्ध धारणा है, या विश्वास है। देखो यार मैं सीधी सी बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत जगह पे ढूंढा है, क्योंकि इन सभी की जो डेफिनेशन है ना आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऑप्शन है ना वैज्ञानिक तथ्य, ये तो बिल्कुल गलत है, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। मिथक क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। मिथक ऐसी चीज़ होती है जो पौराणिक कथाएं होती है, जो बिल्कुल कभी भी सत्य नहीं है, देवी देवताओं की बातें कर रहे हैं। मिथक यानी कि एक तरीके से इसका मन का मतलब क्या होता है पता है, मन गढ़ंत, मन घ क्या होगा, गढ़ंत, मनगढ़ंत बातें जो कहते हैं ना, उसको मिथक बोल देते हैं। तो हम अगर ये बोल दें कि ना महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कम है, ये क्या है, मनगढ़ंत बात है, इसका कोई रीजन नहीं है हमें। ठीक है, जब रीजन आपको मिल जाए ना तो वो चीज़ वैज्ञानिक हो जाती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं भी लगभग वैसी हैं। अंधविश्वास मतलब किसी को कोई कारण नहीं पता है कि यार कौन चीज़ सही है, इसके पीछे कारण क्या है, नहीं, बस फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया फॉलो कर रही तो कर रहे हैं। ऐसे ही रूढ़िबद्ध धारणा में भी होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सीटेट ने जो आंसर माना है ना, मिथक ही माना है। क्यों, क्योंकि ये मनगढ़ंत है, इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है कैसा भी करके, क्या है ये। ठीक है, तो ये मनगढ़ंत बात है। वैसे बहुत लोगों को डाउट यहाँ पे हो सकता है कि रूढ़िबद्ध धारणा भी हो सकता है, अंधविश्वास भी हो सकता है। अंधविश्वास तो खैर नहीं लगाएंगे, लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा तो यहाँ पे लग रहा है। तो ये बहुत क्लियर मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे कर दूँ भाई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये मनगढ़ंत बात है। समझ आ रहा है भाई। 90 नंबर हमारे क्वेश्चन हो गए, हमें 30 टोटल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी थैंक यू वाली स्क्रीन पे। ये आप लोग के लिए स्पेशली थैंक यू मैंने लिखा है, और ये मेरे लिए है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। क्यों, क्योंकि भाई अभी क्या है ना, मेरे 885 इतने सब्सक्राइबर हुए थे जब मैंने लाइव क्लास स्टार्ट करी थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे ना 90 के प्लस होने चाहिए थे। अगर ये 1000 हो जाएगा ना, तो मैं मोबाइल से भी अपनी लाइव क्लास ले सकता हूँ बड़े आराम से, तो मैं ज़्यादा आपको पढ़ा पाऊँगा, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो भाई करो यार ये चीज़, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और लोगों को शेयर भी करना यार भाई। 30 क्वेश्चन तो हो गए। अगर किसी को डाउट है ना किसी भी क्वेश्चन पे, तो यार नंबर में दे दूँ क्या यार, मैं नंबर दे देता हूँ। मैं नहीं, नंबर नहीं दे रहा मैं, इसके नीचे आपको एक ठीक है जो भी है आपको कॉन्टैक्ट नंबर में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से दे देता हूँ। को 91 40 74 90 12 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, बस पहले मैसेज कर दो यार व्हाट्सएप पे। ठीक है, और बाकी सब यार मज़ेदार है। 31 जनवरी यार, मुझे लगता है आज 15 तारीख है ना, आपके पास केवल 14 दिन है, 14 दिन, लास्ट के 2 दिन वो भी छोड़ दो। ठीक है, तो अब यार मिलेंगे कल दोपहर में, कोशिश करेंगे कि हम यार अलग टाइम पे मिलें, मतलब दिन टाइम में। अगर दोनों टाइम मिल जाएगा तो मैं दोनों टाइम आ जाऊंगा। बस कोशिश करेंगे कि हम 12 बजे या 1 बजे दोपहर के, ठीक है, नून में। तो चलो यार कल मिलेंगे इसी टाइम पे, या फिर दोपहर के 12 बजे। तब तक के लिए गुड बाय। बस पढ़ाई करो यार, अभी आपके पास टाइम क्या है ना, ईवीएस है, हिंदी का ऐसे वाला सेक्शन है भाई, कर डालो।